बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। और कैसा है आपका जोश मीटर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो ये है वॉरियर सीरीज, जहां क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए हर एक चैप्टर की डिटेल वन शॉट चैनल पे अपलोड कर दी गई है। और ये रहेगी इस सीरीज की आखिरी वीडियो जिसमें हम पढ़ रहे होंगे आवर एनवायरनमेंट को। अगर आपको चाहिए इस सीरीज में किसी भी चैप्टर की नोट्स या प्रैक्टिस शीट, तो लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और कैसा लग रहा है आपको ये फाइट बैक सीरीज और वॉरियर सीरीज, दोनों ही सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। फाइट बैक सीरीज सिमिलरली मैथ्स के लिए बनाई गई है, चैनल पे अपलोडेड है। एंड इस सीरीज के बाद अब आएगी योद्धा सीरीज। मैंने एक पोल डाल रखा था कम्युनिटी पोस्ट में एंड आपसे पूछा था कि क्या कंटेंट नेक्स्ट आए, तो आप लोगों का हाईएस्ट पोल आया था कि यार पीवाईक्यूज होने चाहिए, वो भी मिक्स पीवाईक्यूज, जहां पर एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर्स में जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबका एक मिक्स्ड सेशन होना चाहिए। एंड वो सेशन योद्धा सीरीज के नाम से जल्द ही चैनल पे आ जाएगा। 22 दिसंबर से आपको पहली वीडियो साइंस की और मैथ्स की मिल जाएगी। रोज एक वीडियो साइंस की आएगी, एक वीडियो मैथ्स की आएगी। चलिए अब आते हैं साइंस की इस वीडियो पे, जो कि है आवर एनवायरनमेंट, एनसीईआरटी क्लास 10th आवर एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है। यार इकोसिस्टम ना एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, डिकम्पोजर्स हो, है ना, हम भी एनिमल्स में ही आ गए। और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट हो, जैसे कि सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। जो ये इकोसिस्टम होता है इसमें दोनों ही कंपोनेंट्स होते हैं। अभी कंपोनेंट्स को हम कवर करेंगे कि भाई दोनों ही कंपोनेंट्स होंगे, लिविंग थिंग वाला भी, नॉन लिविंग थिंग वाला भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग थिंग रहेंगे तो उनका काम हो जाएगा, उनको चाहिए भाई वो नॉन लिविंग कंपोनेंट चाहिए अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। नाउ अब ये जो इकोसिस्टम है ये कैपेबल होता है खुद से सस्टेन करने के लिए, बट एक इनपुट की जरूरत होती है, और वो इनपुट क्या होता है? सनलाइट। वो इनपुट किसको चाहिए होता है, कैसे उससे क्या होता है, धीरे धीरे आपको चैप्टर में समझ आ जाएगा। बट अभी फोकस हम किस पे करेंगे? कंपोनेंट, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के ऊपर। यहाँ दो कंपोनेंट हम पढ़ रहे होंगे, अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। नॉन लिविंग यानी कि जो जी नहीं रहे, है ना, जो सांस नहीं ले पा रहे, जो लाइफ के जो बेसिक प्रोसेसेस होती है वो उनमें नहीं हो रही है। और बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग होते हैं, जो जी रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, या जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के प्रोसेस होते हैं वो उनमें हो रही है। ये चीज़ क्लियर हो गया। लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या है। आप लिविंग हो, है ना, ये पेन नॉन लिविंग है। अब इनको डिटेल्ड में समझते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग फिजिकल केमिकल एलिमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। चाहे वो फिजिकल एलिमेंट हो, चाहे वो केमिकल एलिमेंट हो, नॉन लिविंग है तो किस में आएगा? अबायोटिक कंपोनेंट में आएगा। और ये इन्फ्लुएंस करता है, ये जो अबायोटिक कंपोनेंट होता है ये किसको इन्फ्लुएंस करता है? सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करता है, ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है, रिप्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। क्या ये चीज़ क्लियर है? और ये ना एनवायरमेंटल कंडीशंस को क्रिएट करता है जो कि नेसेसरी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इकोसिस्टम में, उनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, है ना। उनको एक उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि भाई इस एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर सकते हैं। एंड वो एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये अबायोटिक कंपोनेंट, है ना। इसमें चाहे वो फिजिकल फैक्टर हो या वो केमिकल फैक्टर हो, दोनों ही अफेक्ट करते हैं, है ना। ये दोनों ही एस्पेक्ट अब हम कवर करेंगे, फिजिकल और केमिकल फैक्टर, ये दोनों ही एस्पेक्ट हम कवर कर रहे होंगे अबायोटिक कंपोनेंट के। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल फैक्टर्स में। इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे सॉइल आता है। तो सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए? सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, सॉइल मिनरल्स प्रोवाइड करता है, सॉइल हैबिटेट प्रोवाइड करता है ना। और डिफरेंट जो सॉइल होता है, सॉइल भी अलग अलग प्रकार के सॉइल्स आते हैं। एलुवियल सॉइल आता है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, अलग अलग टाइप के सॉइल्स आते हैं। एंड ये अलग अलग टाइप के सॉइल्स ना अलग अलग प्लांट्स की ग्रोथ को मदद कर रहे होते हैं। तो सॉइल्स किस में यूजफुल होते हैं? मिनरल प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं। वाटर की बात करेंगे तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस के लिए, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, है ना। और इसकी जो अवेबिलिटी है ना, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बायोडाइवर्सिटी में बहुत है। सबसे पहली चीज़ फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत होगा, है ना। हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस में कि वाटर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, किसके लिए? रिक्वायरमेंट का एक पैरामीटर है, किसमें? फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन में चाहिए होगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद एयर आ गया, है ना। एयर में कौन सी गैसेस हो गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरत होती है भैया? रेस्पिरेशन के लिए। हमने ये देखा था फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी किस में है? एयर में है। और जो एयर की क्वालिटी है वो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही होती है। अगर आपकी एयर की क्वालिटी
क्वालिटी अच्छी होती है तो आपका जो सर्वाइवल होता है वो बेटर होता है। आप दिल्ली जैसी सिटीज़ को देखेंगे तो वहाँ जो एयर की क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जाती है, तो जो आपके हेल्थ होते हैं वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जो इंडिविजुअल वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। आप देखोगे कि जिस जिस हिसाब की वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिस हिसाब से वहाँ पर एयर की क्वालिटी है, उस हिसाब से वहाँ हेल्थ जो है लोगों की वो डिग्रेड होती जा रही है ना। तो ये चीज़ क्लियर है ना, एयर का इंपॉर्टेंस क्लियर है। उसके बाद लाइट, सोलर एनर्जी भाई सबसे इंपॉर्टेंट किस में आता है, फोटोसिंथेसिस में आता है। उसकी इंटेंसिटी, उसका ड्यूरेशन है ना, किस एंगल पे है, वो सारे पैरामीटर्स जो है ना वो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के उस प्रोसेस के लिए कि प्लांट की कितनी ग्रोथ होनी है ना। बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उससे प्लांट की ग्रोथ ही हो रही है। अब प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए सनलाइट, सनलाइट की भैया इंटेंसिटी क्या है, सनलाइट का भैया एंगल क्या है, कितनी ड्यूरेशन के लिए आ रहा है, डिपेंड करता है कि वो डिपेंड और डिसाइड करता है कि भैया प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी, है ना। इसके बाद और क्या हो गया भैया फिजिकल फैक्टर में, टेम्परेचर हो गया जो कि मेटाबॉलिक रेट्स को रेगुलेट करता है ना। हर स्पीसीज को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज चाहिए, है ना। कोई होता है कि भाई ये ऑर्गेनिज्म ना ठंडा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, किसी को थोड़ा गर्म एनवायरनमेंट चाहिए। तो टेम्परेचर रेंज हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है। इसके बाद क्लाइमेट फैक्टर, भाई इसमें ह्यूमिडिटी आ जाती है, रेनफॉल आ जाता है, विंड आ जाता है ना। जो और ये सारी चीज़ें किसको अफेक्ट करती हैं, वाटर अवेलेबिलिटी को, प्लांट की ग्रोथ को, सीड के डिस्पर्सल को। हमने ये देख रखा है कि यार कि अगर सीड डिस्पर्सल होना है तो विंड के थ्रू भी हो सकता है कि हवा चली एक जगह से दूसरी जगह चले गए सीड्स, वहाँ पे फिर वो सीड का जर्मिनेशन हुआ एंड ग्रो हुआ। तो ये सारी चीज़ें किस किस फैक्टर को इम्पैक्ट करती है, वाटर की अवेलेबिलिटी को वो रेनफॉल करती है ना। प्लांट ग्रोथ को वो भी रेनफॉल से, पानी आएगा, जितना ज़्यादा पानी मिलेगा उतना अच्छा प्लांट ग्रोथ होगा, है ना। उसके बाद सीड डिस्पर्सल, विंड है कि भाई क्या बारिश हुई, बारिश के पानी के साथ सीड इधर से उधर चला गया, हवा के साथ चला गया और फिर वहाँ उसका जर्मिनेशन हो गया, ग्रो कर गया। तो इन सारे फैक्टर्स को ये पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स के सारे हमने कंपोनेंट्स देख लिए। अब केमिकल फैक्टर पे आते हैं। केमिकल फैक्टर में भैया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ गए आपके एलिमेंट्स जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, है ना। और ये काफ़ी एसेंशियल है ना। जो ये काफ़ी एसेंशियल है, देखिए न्यूट्रिएंट्स है, काफ़ी एसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए, है ना। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर लेंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन, लिपिड्स, ह्यूमस, ये सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन को सपोर्ट करते हैं और इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई है कि फिजिकल फैक्टर का क्या रोल है और केमिकल फैक्टर का क्या रोल है, चाहे केमिकल फैक्टर में आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो या ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, उनका क्या रोल है ना। अब इसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे और अब हम डिस्कस कर रहे होंगे किसको, बायोटिक कंपोनेंट को। बायोटिक कंपोनेंट में आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए, जो भी इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, डिकम्पोजर हो, है ना। और उन सभी का एक स्पेसिफिक रोल होता है इस पूरे इकोसिस्टम का जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि जो लाइफ है उसे सस्टेन कर सके, जो लाइफ प्रोसेस है वो सस्टेन रह सके। अब इसमें 3 ग्रुप होती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, कंज्यूमर्स हेटरोट्रॉफ और डिकम्पोजर्स यानी कि सेप्रोट्रॉफ्स। वन बाय वन इनको कवर करते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सके। हमने देखा था प्लांट हो गई या ब्लू ग्रीन अलगी हो गई, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। अपना खाना खुद बना सकते हैं का मतलब है कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके, है ना। मैंने लाइफ प्रोसेस में भी बताया था कि आप अपने पेरेंट्स को जो खुद अपना खाना बना रहे हो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, भाई वो हमारा खाना बना रहे हैं ना, वो खुद का खाना खुद बना रहे हैं। जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बना रहे हैं दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। सिंपल सी बात है, सनलाइट को, वाटर को, CO2 को यूज़ करके अपना खाना बना ले रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं सनलाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस से, तो वो प्लांट से तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, है ना। और ये जो है ना, अभी हम फूड चेन देखेंगे, फूड चेन, फूड वेब सब समझेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं ना वो बेस होते हैं, फाउंडेशन होते हैं किसका, फूड चेन का, है ना। वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, है ना। सारा खाना हमने देखा था कि भाई ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा खाना तुरंत ही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कुछ स्टोर्ड रहता था कि बाद में यूज हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑटोट्रॉफ्स के क्या हो गए, ग्रीन प्लांट हो गए, ब्लू ग्रीन अलगाए हो गए,
ये तो प्रोड्यूसर की बात हो गई। कंज्यूमर्स यानी कि हिटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद ना बना सकें, जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रखें, है ना, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके, दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। जो कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम का मतलब है जो यूज कर रहा है, तो वी आर कंज्यूमर्स, वी आर हिटोट्रॉफ्स, वी कांट मेक आवर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, we depend on other organisms, on other organism or on other things, like on other things for our life to sustain। हमें अगर अपनी ज़िंदगी जीनी है ना, अपनी ज़िंदगी में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना है, तो हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर निर्भर हैं। अब यहाँ पे 3 ग्रुप्स आ जाते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो होते हैं दे आर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोरस। ठीक है, पहले हर्बीवोरस की बात करते हैं। हर्बीवोरस ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या खा रहे होते हैं, प्लांट्स खा रहे होते हैं, दे आर हर्बीवोरस, है ना। सिंस वो डायरेक्टली प्लांट्स, है ना, वो डायरेक्टली प्लांट से ही ले लेते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर से ही अपनी फीड ले लेते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। इसमें बफेलो आ गया, गोट आ गया, शिप आ गया, हॉर्स आ गया, डियर, कैमल और ग्रास हॉपर जैसे ऑर्गेनिज्म आ गए। इसके बाद आते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल से अपना जो फीड है, वो सिर्फ उनका फीड क्या है, सिर्फ एनिमल ही है, और वो सिर्फ मीट, फ्लैश, दूसरे एनिमल की मीट हो गई, फ्लैश हो गई, वही कंज्यूम कर रहे हैं, सो दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्निवोरस। इसमें लायन हो गया, टाइगर हो गया, फ्रॉग हो गया, वल्चर हो गए, ऐसे ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आते हैं, कार्निवोरस में आते हैं। और ओमनीवोरस यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट भी खा रहे हों, जो एनिमल भी खा रहे हों, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोरस, है ना। ये प्लांट बेस्ड फूड को भी कंज्यूम कर रहे हैं और दूसरे एनिमल्स के मीट और फ्लैश को भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस कैटेगरी का क्या नाम दिया गया, ओमनीवोरस। इसमें ह्यूमंस आ गए, है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे ह्यूमंस हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी यार वेज नॉन वेज दोनों खा लेता हूँ, है ना। तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हो तो यू आर ओमनीवोरस। ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, क्रोज हो गए, स्पैरो, बियर, एंड्स, दे आर ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोरस। अब इसके बाद बात करेंगे डिकम्पोजर्स की, कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो कि डेड प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, उनके वेस्ट प्रोडक्ट में पाया जाता है ना, चाहे वो फीसेस हो चाहे यूरिन हो, और उनको डिकम्पोज करके उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये प्रोसेस क्या करता है, दिस प्रोसेस रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द इकोसिस्टम, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको वापस इकोसिस्टम में रिसाइकल कर देता है और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। इसके एग्जांपल क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, है ना, दे आर कॉल्ड व्हाट, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं और बात करेंगे किसकी, फूड चेन एंड फूड वेब की। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है कि भैया कौन किसको खा रहा है ना। पहले मान लीजिए आपके प्रोड्यूसर्स आ गए, उन प्रोड्यूसर्स को किसी ने खाया, फिर उनको किसी ने खाया, तो उस चेन को बेसिकली आप क्या बोलते हो, फूड ऑर्गेनिज्म बोलते हो, कि भाई इस ऑर्गेनिज्म ने किसको खाया, दैट इज कॉल्ड अ फूड चेन, नॉट फूड ऑर्गेनिज्म, फूड चेन। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो कैसे हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक इकोसिस्टम में। क्या ये चीज क्लियर है भाई? फूड चेन क्या दर्शा रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है एक इकोसिस्टम में, एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, है ना। हर स्टेप को, इस फूड चेन की हर स्टेप को क्या कहा जाता है, इस फूड चेन की हर स्टेप को आप ट्रॉफिक लेवल कहते हो, है ना। अब पहला ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ऑटोट्रॉफ का, यानी कि प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स पहला ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करते हैं, ये तो हमने देखा था कि भाई सनलाइट को यूज करके वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सो दे आर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करेंगे जो हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस क्या करते हैं, हर्बीवोरस ऑक्यूपाई करते हैं अपना सेकंड ट्रॉफिक लेवल, और ये प्रोड्यूसर्स से ही डायरेक्टली फीड करते हैं और प्लांट मटेरियल को कंज्यूम करते हैं ताकि इनको एनर्जी मिल जाए। इसमें हमने देखा बफेलो, डियर, ग्रास हॉपर, रैबिट्स, ये सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। देन फिर सेकेंडरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या आ गए, स्मॉल कार्निवोरस आ गए, है ना। स्मॉल कार्निवोरस यानी कि ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल लेंगे। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर्स,
सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में हिटोट्रॉफ्स आ गए, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में स्मॉल कार्निवोरस आ गए। ये डायरेक्टली हर्बीवोरस से अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट को डिराइव करते हैं। इसमें फ्रॉग्स, स्नेक्स, फोक्सेस आ गए, है ना, जो स्मॉल कार्निवोरस हो गए। उसके बाद आ गया टर्शरी कंज्यूमर्स, जो कि लार्ज कार्निवोरस हो गए। ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करेंगे, है ना। ये टॉप प्रेडेटर्स होते हैं और ये डायरेक्टली किससे फीड करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर से फीड करते हैं, एंड आर नॉट यूजली प्रेड अपॉन बाय अदर एनिमल्स। और इनको फिर कोई और दूसरा नहीं खाता, है ना। दे आर एट द टॉप। पहला आपका क्या आया, प्रोड्यूसर। उस प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस ने खाया, हर्बीवोरस को स्मॉल कार्निवोरस ने खाया, जो कि आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और फिर आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, जिसमें आपके लार्ज कार्निवोरस आ गए। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अब एनर्जी फ्लो की बात करते हैं कि इस फूड चेन में एनर्जी फ्लो कैसे हो रही है। जो खाना खाते हैं वो फ्यूल की तरह करता है। ये तो लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा था कि जो फूड इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, फूड इज इक्विवेलेंट टू फ्यूल, है ना। जो हम खाना खा रहे हैं वो फ्यूल की तरह कर रहा है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, चाहे वो मूवमेंट की हो, चाहे वो ग्रोथ की हो, चाहे फिर वो रिप्रोडक्शन की हो, है ना। और जो ये एनर्जी फ्लो है किसी भी इकोसिस्टम में, वो ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट होता है, जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, एंड फिर वो एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, हिटोट्रॉफ्स में, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, और फिर लास्ट में वो डिकम्पोजर्स के पास जाती है। तो एनर्जी जब एक ट्रॉफिक लेवल से मूव करती है तो उसका जो अधिकतर हिस्सा होता है वो हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में लूज हो जाता है, या फिर मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में, या रिप्रोडक्शन, या कोई भी डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उनमें यूज हो जाता है। या तो हीट के फॉर्म में चला गया, या तो यहाँ पर यूज हो गया। लिमिटेशन क्या है एनर्जी ट्रांसफर की? भैया जो सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉस हुआ तो फूड चेन में 3 या 4 ही ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं, क्योंकि भाई एनर्जी लॉस भी हो रही है। इसके बाद एनर्जी अवेलेबल जो होती है वो सफिशिएंट नहीं होती कि एक और लेवल हो और उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर सके, है ना। तो इस क्योंकि एनर्जी लॉस होती जा रही है तो खत्म ही हो रही है ना, फिर ऐसा नहीं है कि वो किसी एक और के लिए वो सफिशिएंट रह जाए, है ना। तो लोअर ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं प्रोड्यूसर्स, उनमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं वो फिर नंबर जो होता है डिक्रीज होता है। आप देखोगे प्रोड्यूसर्स के नंबर ज़्यादा होंगे, फिर जैसे 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 आप ऊपर जाओगे वो नंबर्स कम होते जाएंगे, बिकॉज वो जो एनर्जी है ना, फिर वो एनर्जी कम होती जाती है, और कम होती जाती है तो फिर वो एक लिमिटेड नंबर्स की ही एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगी। क्या चीज़ क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे फूड वेब क्या होता है। फूड चेन हमने पढ़ लिया, फूड वेब पढ़ते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म बहुत सारे फूड चेन का हिस्सा होते हैं, है ना, क्योंकि उनकी डाइवर्स फीडिंग होती है। कुछ ये खा ले रहा है, कुछ ये भी खा ले रहा है, कुछ ये भी खा ले रहा है। तो उस डाइवर्स फीडिंग के कारण, है ना, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी सारे फूड चेन का हिस्सा होगा। तो उसी से क्या बनेगा, फूड वेब। फूड वेब क्या है? नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का, है ना। फूड वेब क्या है? फूड वेब बेसिकली एक नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड फूड चेन का, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप किसी भी इकोसिस्टम में। क्या ये चीज़ क्लियर है कि फूड वेब क्या है? बेसिकली इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, है ना। इंटरकनेक्टेड फूड चेन जो कि एक कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप शो कर रहा है कि भाई ये इसने इसको खाया, इसने इसको भी खाया, इसने इसको भी खाया, तो इंटरकनेक्टेड ऐसे फूड चेन बन जाता है। तो अनलाइक एक स्ट्रेट लाइन फूड चेन, फूड वेब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, फूड वेब क्या दर्शा रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है मल्टीपल ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अपने फूड के लिए एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ह्यूमंस की बात कर लो, भाई वेज भी खा रहा है, नॉन वेज भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है ना। तो हम काफ़ी सारे सोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ताकि हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल कर सके। अब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? भाई जो फ्लो एनर्जी होता है ना इकोसिस्टम में, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब होता है? एक ही डायरेक्शन में होता है ना, एक ही डायरेक्शन में होता है, एंड ये क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। और जो एनर्जी कैप्चर्ड होती है ऑटोट्रॉफ से, वो वापस रिटर्न नहीं होती सन को। ऐसा था ना कि सन था, सन से क्या आया? प्लांट को मिला, है ना, फिर प्लांट से
प्राइमरी सेकेंडरी लेवल फिर टर्शरी लेवल ऐसे जा रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि टर्शरी के बाद वापस से एनर्जी सन को मिली, तो ऐसा नहीं होता है। जो एनर्जी हार्बीवोरस को मिली वो वापस से ऑटोट्रॉफ को नहीं मिल सकती। जो ऑटोट्रॉफ के पास जो ऑटोट्रॉफ ने ली वो वापस सन को नहीं जा सकती। सो वंस एक एनर्जी यूज हो जाती है या लॉस्ट हो जाती है वो वापस से रिसाइकल नहीं होती। यानी कि एनर्जी अवेलेबिलिटी जो है वो डिमिनिश होती जाती है जब वो एक ट्रॉफिक लेवल से मूव करती है दूसरे की तरफ। ये चीज़ क्लियर है। वो सिर्फ साइकिल जो है ना वो इधर जाती है, इधर से वापस ऐसे फ्लो की नहीं आती कि भाई ये एनर्जी गई और फिर जो टोटल एनर्जी यहाँ से निकली थी वही टोटल एनर्जी वापस आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। अब बात करेंगे हार्मफुल केमिकल्स जो कि फूड चेन में होते हैं। हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हो गए, है ना, वो इकोसिस्टम में एंटर कर लेते हैं। और एंटर कहाँ से कर सकते हैं? सॉइल से कर सकते हैं, वाटर से कर सकते हैं, एयर से कर सकते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर के थ्रू, मिनरल्स के थ्रू, जो कि वो सॉइल से ले रहे हैं ना, वाटर जो सॉइल से ले रहे हैं, मिनरल्स जो सॉइल से ले रहे हैं, उससे फिर ये पॉल्यूटेंट्स भी एंटर कर जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो भी ये केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वाटर बॉडी कंटामिनेटेड होती है, पॉल्यूटेड होती है, तो वो लोग भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। अब प्रोड्यूसर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो सब्सटेंस है ये फूड चेन में मूव करते हैं और एक्यूमुलेट होते जाते हैं और धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन जो है ऑर्गेनिज्म में बढ़ती जाती है। एंड इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को आप क्या बोलते हो? बायोमैग्निफिकेशन। कि भैया जो पॉल्यूटेंट्स थे जो प्रोड्यूसर्स में आए वो धीरे धीरे फूड चेन में आगे जाएंगे और धीरे धीरे उनका कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो रहा है। दैट इज व्हाट नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। उसे आप क्या बोलते हो? बायोमैग्निफिकेशन बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैंने क्रॉप उगाया तो मैंने पेस्टिसाइड दिया, ठीक है। तो पेस्टिसाइड, अब वो पेस्टिसाइड क्या हुआ, है ना, वो पेस्टिसाइड क्या हुआ? प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर हर्बीवोरस ने उस प्लांट को खाया, है ना, तो वो जो केमिकल था वो भी तो अंदर चला गया। फिर कार्निवोरस ने कंज्यूम किया हर्बीवोरस को, तो अब जो कंसंट्रेशन था हार्मफुल सब्सटेंस का वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें खाई ना, ये प्लांट भी खाया, ये भी खाया, ये भी खाया, तो उसका कंसंट्रेशन अंदर क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है पेस्टिसाइड का, हार्मफुल जो सब्सटेंस है उसका, है ना। एंड दैट इज व्हाट रेफर्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। उसका भाई काफ़ी सीवियर इफेक्ट आता है जो टॉप लेवल प्रीडेटर्स होते हैं, है ना, टर्शरी लेवल पे जो रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, उन पे काफ़ी हेल्थ इश्यूज आते हैं एंड एनवायरमेंटल इम्बैलेंस भी होता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब इसके बाद ये जो पूरा पार्ट था कंप्लीट हो गया। अब हमें फोकस करना है किसमें? ओजोन लेयर पे, ओजोन लेयर डिप्लीशन पे। पहले बात करेंगे ओजोन होता क्या है ना, बनता कैसे है और डिप्लीट कैसे होता है। ये सारे फैक्टर्स को अब हम कवर कर रहे होंगे। ओजोन लेयर जो होता है एक प्रोटेक्टिव शील्ड होता है जो कि अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, जो कि एक वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है सन से जो हार्मफुल यूवी रेज आते हैं, यूवी रेडिएशन जो सन से आता है उसको एब्जॉर्ब करने में। सो ओजोन का काम क्या है? एक तो पहली बार स्ट्रेटोस्फीयर में है, जो अर्थ की लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, उसमें स्ट्रेटोस्फीयर होता है, वहाँ पे आपका ओजोन पाया जाता है जो कि सन से आ रही हार्मफुल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अगर ये लेयर नहीं होती तो लाइफ जो है अर्थ के ऊपर, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे एक्सपोज हो जाते? इंटेंस यूवी रेज से एक्सपोज हो जाते, जिसके कारण आपके हेल्थ इश्यूज हो रही होती, जैसे कि आपको स्किन कैंसर हो सकता था, कैटरैक्ट हो जाता, है ना, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस्ड हो जाता, काफ़ी सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ना कि ये ओजोन बनता कैसे है। जो यूवी रेडिएशन है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या करती है? ब्रेक करती है। वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है ऑक्सीजन एटम में, और फिर ये ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? ओजोन बनाता है। फर्स्ट स्टेप कि भैया इस ऑक्सीजन को ब्रेक करके ऑक्सीजन एटम में ब्रेक किया गया, फिर ये ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? ओजोन बनाता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, ओजोन कैसे बनता है वो समझ में आ गया। ओजोन कैसे डिप्लीट होता है उसको समझ लेते हैं। ओजोन को डिप्लीट करने में जो मेन रोल आता है वो आता है सीएफसी का, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहाँ यूज़ होता है? रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है, एयर कंडीशनिंग में यूज़ होता है, एरोसोल स्प्रेस में यूज़ होता है और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। जब ये सीएफसी स्ट्रेटोस्फीयर में रीच करते हैं तो वो क्या ब्रेक डाउन करते हैं वो, हाँ, जब
जब ये CFC रीच करते हैं कहाँ पर, स्ट्राटोस्फेयर में, है ना, तो यूवी रेडिएशन के कारण ये टूट जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं, क्लोरीन एटम। और जो सिंगल क्लोरीन एटम है वो थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है और उनको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है ना। एक सिंपल सी बात है, ये CFC ब्रेक डाउन होकर क्लोरीन बनाता है एंड क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करके ओजोन से ऑक्सीजन बना रहा है, उन्हें डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को। अब अगर यूवी रेडिएशन ज़्यादा हो रही है ना, यूवी रेडिएशन का जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उससे हेल्थ इश्यूज होंगी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, चाहे वो आपकी क्रॉप यील्ड हो, है ना, चाहे वो आपके फाइटोप्लैंक्टन हो, इन सबको अफेक्ट करेगा, है ना, सबको ही अफेक्ट करेगा, ह्यूमंस को करेगा, एक्वेटिक एनिमल्स करेगा, सब पे इम्पैक्ट आएगा, है ना। तो अब इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ लिया, स्टार्टिंग इकोसिस्टम से की, बायोटिक अबायोटिक उनके कंपोनेंट्स, है ना, फूड चेन, फूड वेब, उसके बाद ओजोन लेयर होता क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे डिप्लीट होता है, सारे फैक्टर्स को पढ़ा। अब आपका जो वॉरियर सीरीज है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे योद्धा सीरीज में जो कि 22 से स्टार्ट हो रही है। 10 AM साइंस की वीडियो आएगी, 4 PM मैथ्स की वीडियो आएगी डेली, है ना। हम 15-16 दिन तक ये सीरीज चलेगी। और साथ ही साथ अगर आपको सेशन रीजन की भी सीरीज चाहिए तो बता दीजिएगा, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए, किस तरीके की मदद चाहिए, जो भी है, जो भी इंटरेक्शन करनी है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो पसंद आ रही है तो यार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।